स्वागत करते हैं बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। इस वीडियो में हम जो बादल राग आपके यहाँ कविता है उसका अंतिम पार्ट हम लेकर के यहाँ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे अभी तक कि कैसे, अभी तक नहीं पहले ये जान लेते हैं कैसे जो निराला जी हैं वो बताते हैं कि जो शोषित वर्ग है वो किस प्रकार से पूंजीपतियों के द्वारा, धनाढ़ वर्ग के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा शोषित किया गया, किस प्रकार से वह शक्तिहीन हो चुका है, उसके अंदर वो साहस नहीं है को परिश्रम कर सके। इसके पहले आपने जो बादल है उसको क्रांति के रूप में देखते हुए जो निम्न वर्ग के लोगों की समस्याएं हैं, किस प्रकार से वो हर परिस्थिति में जूझने का प्रयास करते हैं, और क्रांति जो है वो किस प्रकार से पहले उन्हीं के लिए थोड़े देर के लिए दुखदाई साबित होती है, बाद में वह उन्हें लाभदायक सिद्ध होती है। ये सब आपने पढ़ा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें क्या कुछ कवि कह रहे हैं। ठीक है ना। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। ध्यान दीजिएगा, जीर्ण का मतलब पुराना हो चुका, शिथिल कहेंगे आप। ठीक है ना। बदहाल मतलब बहुत दयनीय स्थिति होना। ठीक। शीर्ण का मतलब होता है कि कमजोर हो जाना। ठीक। अब यहां पर आप देखेंगे अभी तक जो कवि जी थे निराला जी ने अभी तक शोषित वर्ग का जो शोषण हुआ उसके बारे में जिम्मेदार कौन है, किस प्रकार से परिस्थितियों के सामने डट करके मुकाबला करने की शक्ति निम्न वर्ग के लोगों में होती है, और जो पूंजीपति वर्ग है, जो धनाढ़ वर्ग के लोग हैं, वे कैसे भयभीत हो जाते हैं जो क्रांति की एक चेतना जगती है क्रांति के आने के बाद। वो सब आपने पढ़ा। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए उनकी दयनीय स्थिति को बता रहे हैं और अब यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं। कह रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। किसको बुला रहा है? बादल को बुला रहा है। बादल कौन है? क्रांति है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कृषक जब बुलाएगा, कृषक बुलाएगा बादल को, इसलिए क्योंकि अकाल पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ है, बाहुबल इतना काम इतना अच्छा नहीं है कि परिश्रम इतना ज्यादा कर सके। और अब सिंचाई करनी है, बादल बरसेंगे तो फसल थोड़ी अच्छी हो जाएगी, मेहनत कम करना पड़ेगा। ये तो कृषक की बात हुई। अब यहाँ कृषक जो है वो निम्न वर्ग का प्रतीक है। शोषक जो है, जो शोषित वर्ग है, शोषक जिनका शोषण किया हुआ है, पीड़ित जो लोग हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, उनका प्रतीक है। अब जो सामान्य लोग हैं वो किस किस लिए बुलाते हैं बादल को? और बादल क्या है? यहाँ क्रांति है। इसका मतलब अब ये थक चुके हैं, दुखों से हार चुके हैं, अब उनके बाहु में इतना बल नहीं है, शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह लोगों से लड़ाई लड़ें। किन लोगों से? बड़े लोगों से, पूंजीपति लोगों से जो उनका शोषण करते हैं, उनसे वे लड़ाई लड़ें। अब वे क्रांति रूपी बादल का आवाहन कर रहे हैं कि अब आइए, और तुझे बुलाता कृषक अधीर। अब जो व्याकुल हो चुका है, अधीर मतलब व्याकुल, और इसका मतलब वो अब परेशान हो चुका है। ठीक। हे विप्लव के बेर। ध्यान दीजिएगा, ये विप्लव का मतलब विनाशकारी होता है, उपद्रवी, विनाश करने वाला ना, उपद्रव। विप्लव के वीर, बादल को विप्लव के वीर इसलिए कहा गया, बादल तो बारिश करते हैं तो नई चेतना आती है, नई हरियाली हो जाती है। ये कैसे विनाशक हुए? विनाशक हैं, किसके विनाशक हैं? अकाल के विनाशक हैं। अकाल रूपी जो यहाँ पर पूंजीपति हैं उनके विनाशक हैं। ठीक। किसान के लिए बादल विप्लव के वीर इसलिए हैं क्योंकि बादल के बारिश करने के बाद ही हरियाली आती है, हरियाली आती है तो अकाल का दमन करते हैं, तो वो उनके लिए उपद्रवी साबित हुए ना, उनका दमन कर रहे हैं। और यहाँ पर जब क्रांति की बात की जाएगी तो क्रांति जब आती है तो जो पूंजीपति की नीतियां हैं उनका दमन करते हैं, तो यहाँ से उनके लिए उनका दमन, जो गलत नीतियों को हटाए, उनका दमन करे, उनके लिए उपद्रव मचाए, तो यहाँ पर वे विप्लव के वीर कहलाए। ठीक। इसके बाद चूस लिया है उसका सार, मतलब अब उसमें कोई रस नहीं रह गया है। किसके अंदर? सामान्य वर्ग के लोगों में, किसानों में। इसके बाद हाड़ मात्र ही है आधार, ऐ जीवन के पारावार। पारावार का मतलब होता है समुद्र, जिसका पार ना पाया जा सके। ठीक। तो समुद्र होता है पार, समुद्र को लांघना कठिन होता है, समुद्र को पार नहीं कर सकता कोई। ठीक। तो यहाँ पर कवि जो है वो कह रहे हैं कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उन्होंने उनके सारे रस को चूस लिया है, अब कुछ नहीं रह गया है।
ठीक है ना। इसका मतलब वे शक्ति विहीन हो चुके हैं, उनके अंदर साहस नहीं रह गया, शक्ति नहीं रह गई, सामर्थ्य नहीं है अब तो उनके पास केवल हड्डियों का एक ढांचा बचा हुआ है। इसका मतलब अब सामर्थ्य नहीं है बाहुबल में, इस भुजाओं में, कि वे उन लोगों का सामना कर सकें। और इसीलिए कहते हैं हे जीवन के पारावार, हे मेरे जीवन को पार लगाने वाले। समुद्र, समुद्र अथाह होता है, इसका मतलब आप आइए। जब समुद्र अथाह होता है, समुद्र जब आएगा, समुद्र को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि समुद्र के पास बहुत सारे बादल, बादल का पूरा भंडार है ना, पानी ही पानी है ना समुद्र के पास। तो जब किसान बुलाएगा समुद्र को, इसका मतलब पानी को आवाहित कर रहा है कि भैया पानी, बादल आइए पानी के रूप में, ठीक है ना। ऐसे ही जब समाज का शोषित वर्ग बुलाएगा तो इसका मतलब वो उस अपने संसार के जीवन, उस क्षण को बुला रहा है जिसमें खुशियां ही खुशियां हों और ये दमनकारी जो नीतियां हैं वो दूर हो जाए। ठीक, जब एक बार में इसकी व्याख्या बताएंगे तो कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी उस समय का वर्णन कर रहे होते हैं जब जो किसान होता है वो सामर्थ्यहीन हो जाता है, अकाल से पीड़ित होता है और वो बादल से अनुनय विनय करता है कि अब बरसिए, अब गरजिए और जिससे कि फसल अच्छी हो, क्योंकि अब मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ परिश्रम कर सकूं, मैं शक्तिविहीन हो चुका हूं। दूसरी तरफ प्रतीकार्थक रूप में जो निराला जी हैं वे क्रांति रूपी बादल का आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि अब निम्न वर्ग के लोगों में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं है कि वह पूंजीपतियों का सामना कर सकें, उनसे लड़ाई लड़ सकें। आप आइए, क्रांति को बुला रहे हैं कि क्रांति आए और जो पूंजीपति की नीतियां हैं, जो उनका शोषण हो रहा है उसका दमन करे, उसका जो अंत है अब जल्द से जल्द हो, इसीलिए वह उनको बुला रहे हैं। ये इसकी व्याख्या हुई। ठीक, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं साइड होता हूँ, इसकी व्याख्या बहुत छोटी है, देखिए थोड़ा सा आप भी खुश हुए होंगे कि बहुत छोटी व्याख्या मिल गई हमको ना। तो भाई जब पंक्तियां ही कम है तो व्याख्या भी थोड़ी कम हो जाएगी अपने आप, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अब चलते हैं काव्य सौंदर्य की तरफ, ठीक है ना। ये भाव सौंदर्य में इन पंक्तियों में कवि ने शोषित और पीड़ित किसान की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। किसान का शरीर दुर्बल और जर्जर हो चुका है क्योंकि शोषक वर्ग ने उसके श्रम का पूरा फल छीन लिया है। किसान अधीर होकर के क्रांति के बादल को पुकार रहा है ताकि अन्याय और शोषण का अंत हो सके। कवि ने क्रांति को जनसाधारण के उद्गार तथा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना है। पंक्तियों में किसान की वेदना, शोषण के प्रति आक्रोश तथा परिवर्तन की आकांक्षा व्यक्त हुई है। यदि आप इतना भी लिख देंगे ना भैया, यदि आप इतना भी लिख देंगे, ये इतना ही, ये इतना और ये इतना, ठीक, भाव सौंदर्य आपके लिए पर्याप्त है ना। चलते हैं शिल्प सौंदर्य में। भाषा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, संस्कृत निष्ठ, इसका खड़ी बोली का मतलब है तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ, इसीलिए तो देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्द आए हैं ना, पारावार, पंख, ये सब शब्द आए हैं ना, अपने आप में अलग ही अर्थ लेके चल रहे हैं ना। ये सब क्या है, ये संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आप कह सकते हैं सरल और आसानी से समझने योग्य है। इसके बाद शैली संबोधनात्मक है। संबोधनात्मक शैली और प्रतीकात्मक शैली। संबोधनात्मक शैली का मतलब होता है कि किसी को उसमें पात्र के रूप में प्रयोग किया जाए और उसको संबोधित करके अपनी बातों को कहा जाए। यहाँ पर बादल को बुला करके बादल से बातें कही जा रही हैं। प्रतीकात्मक शैली का मतलब ये होता है कि जो शब्द लिखे गए हैं वो वही शाब्दिक अर्थ ही ना हो, उसके कुछ प्रतीक के रूप में अर्थ हो। तो जैसे यहाँ पर जो कीचड़ है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है, और जो कमल है वो जन सामान्य है, जो किसान है वो जो पीड़ित है, शोषित वर्ग हैं उनके लिए, तो ये सब। ठीक, इसके बाद देखिए आ भी गया है प्रतीक। कृषक, शोषित एवं श्रमिक वर्ग का प्रतीक। विप्लव के वीर बादल, क्रांति और परिवर्तन की शक्ति का प्रतीक। ठीक, धनी, शोषक और पूंजीपति वर्ग का प्रतीक। जीवन के पारावार का मतलब जीवन सागर अथवा व्यापक जनजीवन का प्रतीक। वो जो मैंने आपको यहाँ ध्यान दीजिए बताया ना कि हे जीवन के पारावार, पारावार का मतलब समुद्र होता है, इसका मतलब जो उनका जीवन हो ना कुछ ऐसा हो, ध्यान दीजिएगा, जीवन सागर की बात की जा रही है, मतलब सामान्य रूप से जो बहुत बड़ा उनका व्यापक जीवन है वो अब सामान्य रूप से जीवन जीने का मौका मिले। मानवीकरण अलंकार
का प्रयोग किया गया है। बादल को क्रांति का जनक बताया गया, क्रांति का वीर मान करके उसे संवाद किया गया है। बिंब देखिए, जर्जर किसान का चित्र तथा क्रांति के बादल को पुकारने का दृश्य अत्यंत मार्मिक और सजीव है। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें मुख्यतः जो रस है वो करुण रस है इन पंक्तियों में, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा साइड होता हूं, इसको भी आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके साथ साथ भैया आपको बताता चलूं कि ये जो आपको मैंने बताया अभी काव्य सौंदर्य वाली बातें, काव्य सौंदर्य की जो बात है ये आपसे ऐसे ही नहीं पूछा जाएगा काव्य सौंदर्य क्या होता है। उनकी कुछ लाइनें आपको दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इसका क्या अर्थ है, प्रतीकात्मक रूप में इनका प्रयोग बताइए, इसमें क्या बिंब आया है ना, इन पंक्तियों का क्या आशय है। तो ये सब आपको जब पता रहेगा आप तभी बता पाएंगे, ठीक। उम्मीद करता हूं आज की इस क्लास में जो भी व्याख्या हुई और जो कठिन शब्द थे और उसके साथ काव्य सौंदर्य आपको समझ में आया होगा। आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ एक बात और बताते चलें कि आप अन्य लोगों को भी चैनल से जोड़िए, उनको ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि उनको भी प्रेपेज से जुड़ने का मौका मिले। और मुझे लगता है कि हिंदी सरल शब्दों में जो यहाँ प्रेपेज पर पढ़ाई जा रही है वो उनको भी प्राप्त हो और वो इससे अछूते न रहें, ठीक। पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।